नमस्कार बच्चों। आज हम मौर्य वंश और उसके साम्राज्य का विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रध्वज को आपने लहराते देखा होगा। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से सजे तिरंगे के बीच में बना चक्र बहुत सुंदर दिखता है। यह चक्र कहाँ से आया है? यह चक्र लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, जिसे मौर्य वंश के प्रसिद्ध राजा अशोक ने बनवाया था। आमतौर पर इतिहास के उन राजाओं को महत्व मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, लेकिन अशोक की बात सबसे अलग है, क्योंकि उसने युद्ध की जगह धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीता, दया, प्रेम और करुणा को अपने शासन का आधार बनाया। अशोक चक्र में 24 तिलियों के अर्थ। अशोक चक्र, धम्म चक्र, प्रदीप्त, समुत्पाद, नियम। ये जो चक्र देखते हैं हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह में, ये 24 धारियाँ होती हैं, जिसे अविद्या, संस्कार, विन्मयान, नाम रूप, च, आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, दुख, श्रद्धा, प्रीति, प्रमोद, प्रारब्ध, सुख, समाधि, यथार्थ, निविदा, वैराग्य, विमुक्ति, आश्रय, क्षय, संबोधि इत्यादि नामों से ये नियम बनाए गए, जिसे जीवन का यथार्थ माना गया। ये है अशोक का धम्म चक्र, जिसे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बीच में देखते हैं। राजा अशोक के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश में अशोक से पहले हुए थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत वीर और साहसी थे। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा घनानंद को हरा दिया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं को आगे बढ़ना रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मेगस्थनीज नाम का राजदूत उसके पास भेजा। चाणक्य एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी समय मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया। इंडिका में उसने लिखा है कि भारतीय सभ्य थे। वे अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, अधिकतर गांवों में रहकर खेती करते थे, सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था आदि। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार ने दक्षिण के अनेक हिस्सों को जीतकर अपने राज्य को और बड़ा बना दिया। बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। इस समय मौर्य राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। अशोक भी अपने पिता और दादा की तरह वीर और साहसी था। उसने कलिंग नामक स्वतंत्र जनपद के साथ युद्ध किया और उसे हराकर अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग की लड़ाई 261 से 265 ईसा पूर्व।
कलिंग युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध। आमतौर पर यह देखा गया है कि युद्ध में सफलता मिलने पर राजा खुश होते हैं। कलिंग युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भरा रहा, क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। यह सब देखकर उसे युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी। तभी उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि वह हथियारों से शत्रु को हराने की जगह धम्म अर्थात धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतेगा, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इन भावनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने इन्हें चट्टानों पर खुदवाया। अशोक के द्वारा लिखाए गए इन चट्टानों पर स्तंभ लेख पर लिखा है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जितना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पोते भी युद्ध करने की बात न सोचें। इस तरह से इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध की बातें और अपना मन की बातें को लिखवाया। आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ। अशोक का धम्म। प्राचीन भारत का इतिहास। अशोक का धम्म, मौर्य वंश। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। धम्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि व्रत उपवास नहीं, देवी देवताओं की पूजा नहीं, तो धम्म कैसा? दरअसल कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश से अशोक की सोच को काफी बदल दिया था। अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसे पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। अशोक जब लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते, मुक्त प्राणियों के प्रति हिंसा करते और धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष करते देखता तो उसे बहुत दुख होता। उसने उन बातों पर विचार किया तो पाया कि राजा होने के कारण उसकी यह जिम्मेदारी है कि प्रजा को सही राह दिखाए। इस काम के लिए उसने धर्म महापात्र नामक अधिकारी रखे, जो गांव-गांव, नगर-नगर के दौरे पर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताते थे। दूर-दराज के क्षेत्रों में यही बातें उसने पत्थर के स्तंभों अर्थात खंभों और चट्टानों पर खुदवाए। इन स्तंभों में, इन चट्टानों पर खुदवा कर लिखवाए। इसमें कहा गया, पहला, यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोइयों में हजारों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा, अपने माता पिता की आज्ञा मानना अच्छा है। मित्रों, संबंधियों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना अच्छा है। थोड़ा ही व्यय और थोड़ा संचय करना अच्छा है। तीसरा, लोग विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर उनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलते हैं। वे क्या हैं? गुलामों और मजदूरों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि। चौथा, अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना
या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों ही गलत है। हर तरह से हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मौर्य वंश के शासन व्यवस्था। अशोक का साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है। इतने बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। शासन में इसकी सहायता के लिए योग्य लोगों का एक दल था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली, और पश्चिम में उज्जैनी। इस तरह से पूरे भारतवर्ष को 4 प्रांतों में बांटा गया था। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों को देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांवों और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। किसानों, कारीगरों व व्यापारियों से लगान वसूल करते थे और राजा की आज्ञा का पालन न करने वालों को दंड देते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे, जिन्हें महापात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते और शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने तथा अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें बनवाईं, उनके दोनों तरफ छायादार व फलदार वृक्ष लगवाएं, अस्पताल व धर्मशालाएं बनवाईं और कुएं खुदवाए। यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तथापि वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हें दान भी देता था। वह प्रजा से भी कहता था कि वे सभी धर्मों की बातें सुने और उनका सम्मान करें। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने में मदद करता था। आज भारत सरकार के नोटों और कागजों पर 4 सिंह वाली जो मूर्तियां दिखाई देती हैं, यह अशोक के समय की ही हैं। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ और मूर्तियां कला के ऐसे नमूने हैं जो हमें आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में आपने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसे 4 सिंह वाली मूर्तियों में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़ा, 24 तितलियां तथा धारियों वाली चक्र की आकृतियां बनी हुई हैं। सिंह को प्रतीक का, बैल को श्रम का और घोड़े को ऊर्जा का और गति का और चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की जय होती है। अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक चला। इसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसके सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया।